दोस्तों, अब हम लोग महाजनपद में, कल हम लोगों ने देखा 16 महाजनपदों की लोकेशन देखी और उन महाजनपदों की लोकेशन के पश्चात जो उनकी महत्वपूर्ण बातें थी उनमें हम लोगों ने डिस्कशन किया। ठीक है, अब आपको यह बताया गया था कि जो राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं उन राजनीतिक परिवर्तनों में महाजनपद को पढ़ना है। तो आपने 16 महाजनपदों को तो पढ़ा, आपने 16 महाजनपदों के बारे में तो समझा। अब उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद होगा वो कौन सा होगा? मगध। ये बात बताई गई थी आपको। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि आपने देखा कि जितने भी महाजनपद थे इन सब का जो विलय था वो किसमें होता गया? मगध महाजनपद में, है ना। तो देखिए, अब यहां पर मैं जब बात करता हूं मगध साम्राज्य की, है ना, मगध एम्पायर की जब बात करता हूं तो देखिए यहां पर मगध साम्राज्य, देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, मैं किसकी बात कर रहा हूं? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। यानी अगर ऐसा बोला जाए, इंडिया इन द 6th सेंचुरी बीसी, उस समय की स्थिति क्या हुई, उस समय क्या घटनाएं घटी कि जो मगध था वो भारत का प्रथम साम्राज्य बना। बात को ध्यान में रखना, यहां पर जो मगध था वो भारत का प्रथम साम्राज्य बना। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये बात समझ में आई। अब इसके बाद जब यहां पर देखेंगे कि यहीं पर यानी 6th सेंचुरी बीसी में यहां पर चार राज्य यानी क्षेत्रीय राज्य, जिन्हें आप महाजनपद बोलते हैं। तो इन 4 राज्यों का क्या था? अस्तित्व था इनका पहले, या अस्तित्व था, ऐसा बोल सकते हैं। वो चार कौन कौन से थे? देखिए, वो 4 थे हर्यंक वंश। ये कहां का था? ये मगध का था। देखेंगे, ये मैं फिर से आपको एक चीज आप यहां पर क्लियर रखना कि मैं बोल रहा हूं कि बहुत सारे महाजनपद तो मिल गए, पहले मिल गए थे, अजातशत्रु और बिंबिसार ने मिला लिए थे। इसके बाद भी कुछ 6th सेंचुरी बीसी में कुछ महाजनपद थे, उनका अस्तित्व था, उनका स्थायित्व था। ठीक है, वो कौन कौन से हो गए? वो हो गए, आपने देखा हर्यक वंश, जो कहां का होगा? जो मगध का पहला राजवंश कहलाएगा। ये आगे आप पढ़ेंगे। इसके बाद आप देखेंगे इक्ष्वाकु वंश। ये कहां का था भाई? ये कौशल का था। कहां का था? ये कौशल का था। इसके बाद आप देखेंगे पौरव। ठीक है, ये कहां का था? वत्स का था। और इसके बाद आप देखेंगे प्रदोत, और ये कहां? ये अवंती का था। 4 है। कितने हैं? 4। अब इन 4 में से ये जो 4 आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो 4 दिखाई दे रहे हैं, इन चारों में से
जो मगध का राजनीतिक सर्वोच्चता होगी, जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट पड़ेगा, वो इन सबसे अच्छा होगा, इन तीनों से अच्छा होगा। किसका? मगध का। तो जब इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट अच्छा होगा, जब इसकी राजनीतिक सर्वोच्चता बढ़ेगी, इसका ग्राफ राइज होगा, ये है ना, पॉलिटिकल ग्रोथ मगध की ज्यादा होगी, तो ये चीज तो ऑब्वियस है, ये चीज तो ऑब्वियस है कि विस्तार किसका होगा? मगध का ही होगा। यानी मगध का विस्तार भी होगा, और अगर जब विस्तार हो रहा है तो इसका मतलब है कि यहीं से इस साम्राज्य का क्या होगा? उदय होगा। और यही तो हमें पढ़ना है, यही तो हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मगध का उत्कर्ष पढ़ना है। तो तो मैंने आपको यह बताया कि मगध का उत्कर्ष कैसे हो रहा है, मगध का उत्कर्ष कैसे हो रहा है, यह चीज मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो इन चारों में से जो सर्वाधिक प्रभावशाली हुआ वो कौन हुआ? मगध हुआ। चलो भाई, मैंने कह दिया कि इसकी राजनीतिक सर्वोच्चता ज्यादा थी, ये ज्यादा प्रभावशाली हो गया, ये प्रथम साम्राज्य हो गया। तो क्या आप मेरी बात को मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। इसका प्रूफ भी देना तो पड़ेगा, इसका प्रूफ तो देना पड़ेगा कि हुआ क्या रहा होगा, क्या घटनाएं हुई रही होगी, क्या परिस्थितियां रही होंगी, क्या इफेक्टिंग फैक्टर्स रहे होंगे, क्या सपोर्टिंग फैक्टर्स रहे होंगे कि मगध इतना बड़ा एम्पायर बन गया। इन्हीं एस्पेक्ट पर हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर जो आपकी हेडिंग बनेगी वो बनेगी मगध के उत्कर्ष, मगध का उत्कर्ष। ठीक है, अब देखिए यहां पर ध्यान देना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एंशिएंट हिस्ट्री का बहुत प्रिय विषय है सभी लोगों का, जो लोग पेपर बनाते हैं उनका भी। और यहां से ये क्वेश्चंस बिल्कुल कंफर्म रहते हैं, कोई भी इसमें 1% का भी डाउट नहीं है कि क्वेश्चंस नहीं आना है। मेंस के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहां से 15 मार्कर भी बनेगा, यहां से 11 मार्कर भी बनेगा, यहां से 5 भी बनेगा, और यहां से 3 भी बनेगा, सब कुछ यहां से बनेगा। और अगर आप इसको समझ गए तो आप एक के साथ आप सभी लिखेंगे। अगर आप 11 को समझ रहे हैं तो 5 भी लिखेंगे और 3 भी लिखेंगे, पर यहां पर जरूर लिखेंगे। ठीक है, ध्यान देना। अब आप लोग, अब देखो मैं बात कर रहा हूं मगध की उत्कर्ष की, मगध का उत्कर्ष, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत और बहुत प्यारा टॉपिक है। ठीक है, अब देखिए मगध के उत्कर्ष की बात, मैंने बताया कि इन चार में से सबसे शक्तिशाली मगध हुआ, उसकी राजनीतिक सर्वोच्चता सबसे ज्यादा हुई। अब ये मेरे कहने से थोड़ी होगा भाई, ऐसा क्यों हुआ, ये तो आप मेरी बात को कैसे समझेंगे? यही ना कि ऐसा क्या था उसके उत्कर्ष में, वो इतना डोमिनेंट हुआ, उसका रीजन क्या था? तो देखिए, अब यहां से आपको देखना है मगध के उत्कर्ष के कारण। क्या देखना है आपको? मगध के उत्कर्ष के कारण, यानी रीजन बिहाइंड क्या रहा, है ना। तो देखिए यहां पर कारण को देखिए, क्या देखना है हम लोग को? कारण देखना है, किसके? मगध के उत्कर्ष के, है ना। चलिए देखिए, जब हम लोग मगध के उत्कर्ष के कारण को पढ़ते हैं, जब हम लोग मगध के उत्कर्ष के कारण को पढ़ते हैं, तो सबसे पहला जो कारण आता है वो है लोहे के भंडार। दूसरा कारण देखेंगे, दूसरा कारण होगा कृषि का विकास। दूसरा कारण होगा भाई कृषि का विकास, बात समझ में आ रही है। तीसरा कारण होगा वाणिज्य व्यापार,
इसके लिए यहाँ पर शिल्प उद्योग भी आप बोल सकते हैं, शिल्प उद्योग। फिर आप देखेंगे व्यापार और वाणिज्य। फिर आप देखेंगे सुरक्षा या सैन्य बल, ठीक है। फिर आप क्या देखेंगे, फिर आप यहां पर देखेंगे व्यापारिक मार्ग, है ना। क्या क्या देखेंगे, व्यापारिक मार्ग, व्यापारिक मार्ग। फिर देखेंगे आप सामरिक दृष्टिकोण, क्या देखेंगे आप, सामरिक दृष्टिकोण। फिर देखेंगे आप मगध के राजाओं का योगदान। इन पहलुओं पर, इन एस्पेक्ट पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर। और यहां से ये बातें आपको क्लियर हो जाएंगी कि हाँ, जो मगध का उत्कर्ष हुआ, यानी जो 6th सेंचुरी बीसी में जो इंडिया का फर्स्ट एम्पायर स्टैंड हुआ, उसके क्या उसकी विशेषता क्या थी, उसके फीचर्स क्या थे, कौन कौन से उसके सपोर्टिंग फैक्टर्स थे, ये हमें यहां से पता चलेगा। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए। अब देखिए यहां पर देखिए, मैंने कहा लोहे का विकास, मैंने कहा लोहे का विकास। क्या आप इस बात से सहमत नहीं है कि यहां पर लोहे का विकास हुआ होगा? मैंने आपसे बोला था कि जो 1000 बीसी से ही लोहे का विकास प्रारंभ हो गया था, लेकिन 1000 बीसी में जो लोहे का विकास हुआ था, उस समय जो डेवलपमेंट हुआ, उस समय उसके जो यूजेस थे वो बहुत लिमिट में थे। जैसे उसके जो यूज किए जाते थे वो सिर्फ अस्त्र शस्त्र में किए जाते थे ना, वेपन्स में किए जाते थे, ना कि एग्रीकल्चर में। लेकिन यहां जो मगध की पोजीशन है, यहां पर जो मगध की पोजीशन है, तो जो मगध का जो दक्षिणावर्त क्षेत्र है, आपका जो साउथ का क्षेत्र है, वहां पर आप जानते हैं कि लोहे के साथ साथ अन्य धातु यानी आयरन और अदर मेटल्स, ये बहुआयत में पाई गई। और आप जानते हैं कि झारखंड, बिहार, ये जो पूरा क्षेत्र था, ये खनिज अभी भी वहां पाए जाते हैं। अब राजस्थान में तो 5 टाइप के ऐसे खनिज है जो सबसे ज्यादा भारत में ही पाए जाते हैं, ठीक है, तो बात की बात है। तो यहां पर जब लोहे के भंडार हो गए और उन लोहे के भंडारों की उपलब्धता के साथ साथ उनकी उपयोगिता भी लोग समझ गए, उनकी उपलब्धता के साथ साथ उनकी उपयोगिता को भी जब समझा जा सका, तो यहीं से कृषि संबंधित उपकरण बनाए गए, कृषि के लिए उपकरण बनाए गए। जब कृषि के उपकरण बनाए गए, ठीक है, तो कृषि को जोता गया, मतलब उसको प्लाउ किया गया, ठीक है, पेड़ों को काटा गया, पेड़ों को काटने के बाद वहां पर कृषि कार्य प्रारंभ हो गए। तो ये बहुत से स्थितियां ऐसी हुई जो किसका विकास कर दी, कृषि का विकास कर दी। तो लोहे के भंडार ने किसका विकास किया, कृषि का विकास कर दिया। एक चीज समझना, कैसे चीजें कनेक्ट हो रही हैं, आप लाइफ में नहीं भूलोगे अगर थोड़ा सा आप प्रॉपर कनेक्ट करोगे। तो मैंने बोला कि लोहे के विकास ने कृषि को डेवलप कर दिया, ये बात गलत है क्या? अब यहीं पर जब हम एग्रीकल्चर पर आते हैं, तो एग्रीकल्चर पर आपको ये देखने को मिलेगा कि ये जो क्षेत्र है, ये गंगा, सोन, है ना, गंडक, यहां पर नदियां बहुत सारी हैं। तो नदियों के कारण ऑब्वियस है कि जो एरिया है वो कैसा है, फर्टिलाइज है, ठीक है, दोमट मिट्टी यहां पर रहती, तो उपजाऊपन ज्यादा था। इसके साथ साथ यहां पर सिंचाई के साधन बहुत थे,
यानी बहुत मतलब पर्याप्त थे। तो ये दो कारण ऐसे हैं, ये दो कारण ऐसे हैं जो जो कृषि को क्या करते हैं, उन्नत अवस्था में खड़ा कर देते हैं। तो भैया जब कृषि भी उन्नत में हो गई, लोहा तो था ही, तो अब ये कुछ और आगे का सोचेंगे। भाई सोचेंगे ना, जब दो चीजें तो मजबूत हो गई ना। ठीक, आपने कृषि को देखा, अच्छी हो गई, लोहा अच्छा था, क्लियर है। अब यहीं से जब इनके पास उपकरण भी हो गए, इनको खाने के लिए भी मिलने लगा, तो इन्होंने, इनके दिमाग में तीसरी बात आ गई। ठीक है भाई, जब पेट अगर फुल रहेगा तो दिमाग में अगला प्लान आएगा कि नहीं आएगा। तो वही स्थिति इनके साथ भी थी। यहां पर अगला प्लान आ गया। अगला प्लान क्या हो गया, अगला प्लान हो गया यहां पर किसका, शिल्प उद्योग का। अब इन्होंने सोचा कि भैया हमारे पास, हम तो धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहे हैं, इकोनॉमिकली मजबूत हो रहे हैं, क्यों और ना मजबूत हुआ जाए। तो यहीं पर इन्होंने क्या कर दिया, शिल्प उद्योग प्रारंभ कर दिया। क्यों, ऐसा इसलिए कि यहां पर लोहे के साथ साथ इनके पास और बहुत सारी धातुएं मिले यहां पर, ठीक है। तो उन्हीं धातुओं का यूज करके इन्होंने और छोटे छोटे, है ना, उपकरण बना के ये चीजें इन्होंने प्रारंभ कर दी। तो जब प्रारंभ कर दी तो इनका ये भी अच्छा होगा। भैया ये अच्छा, तो व्यापार वाणिज्य और अच्छा हो गया। यानी देखिए इनका जो जो समृद्धि के पंख है वो धीरे धीरे उड़ते जा रहे हैं, है ना, एक एक स्टेप बाय स्टेप, है ना, ये आगे चल रही है। अब यहां पर जब इनके पास ये सब चीजें हो गई, तो यहां पर इन्होंने सेना भी बनाई, है ना, सैन्य, सुरक्षा मतलब सैन्य, है ना, सुरक्षा मतलब सैन्य, या इसको आप अगर सुरक्षा से कंफ्यूज हो तो इसको सैन्य लिख सकते हैं, सैन्य। अच्छा, यहां पर सैन्य के बारे में इन्होंने ऐसा क्या सोचा होगा। देखिए इनके पास जनमानस तो था, आबादी बढ़िया थी ईश्वर के दया से, ठीक है। इसके बाद इनके पास जब आबादी थी, ज्यादा आदमी अगर हो गए तो क्या करेंगे, फिर हथियार ले लिए। हथियार के लिए इनके पास क्या था, लोहा था, ठीक है। खाने के लिए इनके पास कृषि थी, ठीक है। व्यापार के लिए इनके पास था ही। तो अब यहां से क्या हो गई, सेनाएं बनने लगी, ठीक है। अब ये सब सुरक्षा के काम आई। यहीं पर एक काम और था, वो क्या था, हाथी पाई जाती थी, हाथी बहुत पाई जाती थी। तो जब हाथी पाई गई तो वो भी सुरक्षा में इनका सहयोग करने लगे। जो हाथी थी वो भी इनका सुरक्षा में सहयोग करने लगी, या फिर सैन्य में सहयोग करने लगी। तो इस तरह से इनकी जो स्थिति थी वो और क्या होती गई, मजबूत होती गई। अब बताइए कि ये इनके जो सपोर्टिंग फैक्टर्स है, ये तो कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, है ना। अब देखिए यहां पर जब हम आते हैं व्यापारिक मार्ग में, जब कहां आते हैं हम, व्यापारिक मार्ग में, तो व्यापारिक मार्ग में ये जल और स्थल, ये दोनों से करते थे। इनका जो व्यापार होता था वो जल और स्थल दोनों मार्गों से होता था, ठीक है। अब यहां पर देखना, थोड़ा सा भी आपको व्यापारिक यहां से भी समझ में आएगा। इसको मैं थोड़ा सा अलग से लिखता हूं, आप इसको देखिएगा। जब मैं बात करता हूं कि सामरिक दृष्टिकोण की, किसकी, सामरिक दृष्टिकोण की, तो देखिए मैं यहां लिख रहा हूं सामरिक दृष्टिकोण। देखिए यहां पर क्या बात होगी, यहां पर जो मगध की राजधानी थी, वो दो थी। कितनी थी, दो राजधानियां थी।
एक थी राजगृह और दूसरी थी पाटलिपुत्र। एक थी राजगृह और दूसरी थी पाटलिपुत्र। ठीक है भाई। अब देखिए यहां पर, अब यहां पर जो राजगृह थी ये 5 पहाड़ियों से घिरी थी। या 5 पहाड़ियों से, है ना, इसके चारों साइड 5 पहाड़ियां थी। किसके? राजगृह के। और जो पाटलिपुत्र था, जो पाटलिपुत्र था, यहां पर 3 नदियां थी। 3 नदियां थी और ये 3 नदियों के संगम पर था। कौन? पाटलिपुत्र। 3 नदियों का संगम था। किसका किसका संगम था? सोन, गंडक और गंगा। अब देखिए यहां पर स्ट्रेटेजिक इनकी देखिए कि इनका जो सामरिक दृष्टिकोण था, स्ट्रेटेजिक जो इनका व्यू था, वहां पर राजगृह की पोजीशन देखिए, ये बिल्कुल सेफ जगह, बिल्कुल सुरक्षित, 5 पहाड़ियों से घिरी हुई है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बाह्य आक्रमण नहीं है, कोई दुश्मन इन पर आक्रमण नहीं कर सकता है, क्योंकि भौगोलिक स्थिति ऐसी है, इनका जियोग्राफिकल कवरेज या जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है, तो असंभव हो गया। जब पाटलिपुत्र की बात करते हैं तो 3 साइड से नदियां थी, तो इसमें भी जो बाहर के आक्रमण थे वो होना मुश्किल हो जाते थे, उनको दिक्कतें होती थी। तो इस तरह से ये भी कैसी थी? सुरक्षित हो गई। तो ये सब मगध के उत्कर्ष के ये सब कारण बनते गए। ये तो दूसरे राज्यों पर आक्रमण करके ठीक है उनको अपने अंडर में कर लेते थे, पर इन पर अगर कोई आक्रमण करना चाहे तो सभी स्थितियां इनके सपोर्ट में रहती थी। चाहे लोहे का भंडार देखिए, चाहे एग्रीकल्चर देखिए, चाहे शिल्प उद्योग देखिए, चाहे सुरक्षा देखिए। अब यहां पर आपने अगर वो सामरिक देखा है ना, स्ट्रेटेजिक देखा, उसमें भी ये अच्छी लोकेशन पर हो गए, तो फिर बचा क्या? इसीलिए तो ये इतने आगे बढ़ गए। इनको रोक पाना क्या हो गया? मुश्किल हो गया। ठीक है। अब देखिए यहां पर जो अगला है वो है मगध के राजाओं का योगदान। यहां पर जो अगली बात है वो है मगध के राजाओं का योगदान। देखिए यहां पर मगध के राजाओं का योगदान। ठीक है। मगध के राजाओं का योगदान देखिए जरा इसको। देखिए मगध में जो भी राजवंश हुए, चाहे हर्यक हुआ हो, चाहे शिशुनाग हो, चाहे नंद हो, इनके जो शासक थे ये इस राजवंश को बढ़ाने में बहुत मदद की। इसीलिए ये जो राजवंश था वो इतने सर्वोच्चता पर पहुंच गया। ठीक है। कैसे? देखिए यहां की चाहे जो भी राजवंश रहा, किसी एक की बात नहीं कर रहे, जो भी राजवंश रहा हो, उनमें क्या विशेषताएं थी? उनमें ये विशेषताएं थी कि जैसे किसी राज्य को किसी महाजनपद को मिलाना हुआ, कहां? मगध में, तो वो 3-4 नीतियां अपनाते थे। वो क्या करते थे? 3-4 नीतियां अपनाते थे। वो 3-4 नीतियां कैसी थी? एक तो उनके पास सैन्य बल था, ये आप जानते हैं, सैन्य बल। एग्री हैं आप इस बात से? था सैन्य बल, आपके सामने बताया गया आपको। इसके बाद उनके पास कूटनीति थी।
ये भी आप जानते हैं। उनके पास कैसी थी? कूटनीति थी, इससे उससे इसका ना ये सब करके अपने है ना स्थितियों को अपने फेवर पर करते थे, अपने फेवर में करते थे। क्लियर है ये बात? और इसी के साथ उनके पास राजनीति भी थी, और इसी के साथ जो कुछ भी न हुआ तो उनके पास क्या रहता था? वैवाहिक संबंध बनाते थे। क्या बनाते थे? वैवाहिक संबंध बनाते थे। तो इस तरह से ये चार ऐसे फैक्टर्स हैं या ऐसे टूल्स हैं जो वहां के राजा यूज करते थे, चाहे वो किसी भी वंश के हो, लेकिन होंगे कहां? मगध। ये सब रीजन थे मगध के उत्कर्ष के। कैसे ओरिजिन हुआ, कैसे वो इतना बड़ा एम्पायर उसका स्टैंड हुआ, उसका एक्सपेंशन कैसे हुआ, उसके एरिया का फैलाव कैसे हुआ, यही तो कारण है। और इन्हीं कारणों को तो आपको लिखना है एग्जाम में, इन्हीं कारणों को तो आपको लिखना है अच्छे से, और फिर देखिए आपको कैसे नंबर मिलते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये सब कारण थे। कुछ अन्य कारण भी हैं, कुछ अन्य कारण भी हैं। अन्य कारण में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। अन्य कारण में देखिए, अन्य कारण में आपको क्या लगता है कि अन्य कारण क्या हो सकते हैं? अन्य कारण में आपको क्या लगता है कि अन्य कारण क्या हो सकते हैं? क्या अन्य कारण ये नहीं हो सकते? क्या अन्य कारण में ये कारण नहीं हो सकते कि आपने देखा कि जो पहले जो धर्म था, जो आपने वैदिक धर्म, उत्तर वैदिक काल आपने जो पढ़ा, वहां पर आपको नहीं लगा कि धर्म में कठोरता आ रही थी, धर्म में जटिलता आ रही थी ना? आपने पढ़ा ना? यहां पर उसकी उसकी जो जटिलता थी, जो कॉम्प्लिसिटी थी उसकी, उसको क्या कर दिया गया? थोड़ा सा कम कर दिया गया। क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया। ये पहला कारण हो गया अन्य कारणों में। ठीक है, दूसरा, यहां पर धार्मिक उदारता लाई गई, धार्मिक उदारता देखी गई, ये दूसरा कारण हो। तीसरा कारण, यहां का वातावरण अच्छा लगा लोगों का, यहां का वातावरण अच्छा लगा, और यहां पर बहुत सारे ऐसे है ना सामाजिक संगठन आए, ठीक है, जिन्होंने इस समाज को परिवर्तित करने का प्रयास किया, और इन परिवर्तनों में ये सब कारण देखे गए, और इसी तरह से ये जितने भी कारण मिलकर मगध के उत्कर्ष को आगे बढ़ा दिए। देखिए 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपदों में आपको सिर्फ एक महाजनपद पढ़ाया जा रहा है, वो है मगध। ठीक है, कैसा है? मगध। अब ये मगध भी बहुत बड़ा है। ये मगध अभी आप आगे पढ़ेंगे, अभी आप इसके राजवंश पढ़ेंगे, फिर इसके शासक को पढ़ेंगे, फिर ये देखेंगे कि कौन सा शासक किस महाजनपद को कैसे अपने में मिला लिया। ये बहुत सारी बातें अभी आपको इसमें देखते हैं, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। ठीक है, तो इस तरह से आपने 16 महाजनपदों में देखा। ठीक है, 16 महाजनपदों को देखा, ठीक, उनकी लोकेशन को देखी। ठीक है, फिर आप अभी ये राजनीतिक परिवर्तन पढ़ रहे हैं, आप ध्यान रखेंगे, ये क्या पढ़ रहे हैं? राजनीतिक परिवर्तन पढ़ रहे हैं। फिर है ना, फिर आप उसमें महाजनपद देखें। ठीक है, महाजनपद में आपको आज मगध बताया गया। ठीक है, और आज मगध में मगध के उत्कर्ष के बारे में बताया गया कि वो कौन कौन से कारण थे, वो कौन कौन से रीजन थे जिन कारणों से मगध अन्य महाजनपदों से आगे निकल गया। ये सबको निकलना चाहिए। अपने राज्य का विस्तार कौन नहीं चाहता? सभी चाहते हैं, लेकिन मगध में ऐसी क्या विशेषता थी, ऐसे क्या फीचर्स थे कि वो सबको पीछे छोड़ दिया? तो वो मैंने बताया,
तो वो मैंने बताया कि क्या क्या कारण थे जिससे मगध कहाँ हो गया, सबसे आगे हो गया। तो भारत का पहला साम्राज्य बना कौन, मगध बना। क्यों बना, लोहे की पर्याप्तता, ठीक है, एग्रीकल्चर, ठीक है, सही हुआ, सैन्य हुआ, ठीक है, राजा अच्छे थे। तो सभी फैक्टर में हम लोगों ने बात की, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, और अगला टॉपिक अगले वीडियो में होगा।